एक साथ हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः देवई इधर है भाई साहब, इधर है। मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम श्रीमान के स्वागत करिए, आप लोग वंदन करिए। मातृशक्ति हमारे मध्य में और बहुत सारे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आइए आज के इस पावन शुभ अवसर पर जब हम सब देवर्षि नारद जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उस ओर लेकर चलते हैं जिस ओर हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रवाह अविरल सतत बहता रहा। और आज इस हॉल से एक विचार की क्रांति जानी चाहिए, जिस क्रांति के माध्यम से हम सब निश्चित तौर पर जो नैरेटिव देवर्षि नारद जी के खिलाफ गढ़ा गया और हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारी पीढ़ियों के मन और मस्तिष्क में रच बस दिया गया, उसको हम सबको निकालकर बाहर फेंकना है। और हम सबको तय करना है कि ब्रह्मांड के पत्रकार देवर्षि नारद जी, जो स्वयं भगवान के मन हैं, जो स्वयं भगवान के संदेश वाहक हैं, वो हम सब का लोक कल्याण करते हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए है। इस सब को हमको बताना है। कई बार होता है, मैं देखता हूं कि यहाँ से जाने के बाद, गोष्ठियों में जाने के बाद, कार्यक्रम के जाने के बाद ना बच्चों से हम चर्चा करते हैं, ना परिवार में चर्चा करते हैं, और ना ही नई पीढ़ी को हम बताने का काम करते हैं। और इसी के कारण सामाजिक परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। अगर इतने लोग हॉल में हैं और कुछ देर में हॉल पूरा भरने वाला है, अगर हम सब चर्चा करें तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन आएगा। और जिस तरह से देवर्षि नारद जी का फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर गढ़ दिया गया, अलग अलग तरीके से उनको कहीं पर कार्टून, कहीं पर चुगलखोरी और तमाम चीजें देवर्षि नारद जी के बारे में रचित बच कर दी गई हैं, वो निकलकर बाहर आएंगी। मैं हमारा आज का जो विषय है ऑपरेशन सिंदूर, भारत का स्वाभिमान, कि कैसे हमारी भारत की बेटियों ने, कैसे हमारे बहादुर भारत की बेटियों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और ये तय कर दिया, ये बता दिया कि घर में घुसकर मारेंगे और जब करोगे तब मारेंगे और तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके, तबाह करके निर्णय लेंगे, कठोर कदम उठाएंगे। क्योंकि भारत की बेटियां, हमारे भारत की बहादुर बेटियां जब निर्णय लेती हैं तो वीरांगना बन जाती हैं। फिर वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फिर वो रानी दुर्गावती बन जाती हैं और उनके माध्यम से वो मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती हैं। तो आइए आप लोगों के साथ हम जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ ही साथ आप सबको लेकर चलेंगे देवर्षि नारद जी की उस यात्रा के बारे में। और मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि यहाँ से जाने के बाद अपने परिवार, अपने बच्चों में तो जरूर मनस्थिति बदलिए और ये बताइए कि देवर्षि नारद जी ने कैसे वेद पुराण की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, कैसे देवर्षि नारद जी ने बालपन के भक्त ध्रुव को, भक्त प्रहलाद को ऐसा बनाया कि उन्होंने तपस्या करके, कठोर साधना करके स्वयं साक्षात भगवान विष्णु को धरती पर अवतरित करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे देवर्षि नारद के बारे में फिल्मों में क्या बताया गया, क्या कहा गया, उन्हें विद्रुप, एक जोकर का रूप दे दिया गया, कैसे उन्हें बताया गया किस तरह से कि चुगली लगाते हैं। गांव में तो तय कर दिया गया कि बस एक नाम किसी का भी रखेंगे और उसका नाम रख देंगे कि नारद। कहीं पर भी सभा हो रही है, चार लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बस तय कर दिया कि नारद आ गए। ये मन को द्रवित करता है, ये मन को आंदोलित करता है कि जिस नारद जी ने स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में, आप समझिए, जब श्रीमद् भगवत गीता का पाठ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, तो स्वयं गीता के पाठ को देते समय कुरुक्षेत्र के मैदान में
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवर्षि में मैं नारद हूँ, यानी अपने आप को खुद नारद बताने वाले भगवान श्री कृष्ण, अपने स्वरूप को बताने वाले, वो कैसे उनका कैरेक्टर इस तरह का हो सकता है, ये हम सबको सोचना है, हम सबको इसका चिंतन और मंथन करना है। नारद जी की तस्वीर देकर सम्मानित करने का काम करें। इस बार विश्व संवाद केंद्र की ओर से, माननीय विभाग प्रचारक की ओर से ये तय किया गया, और जोरदार तालियों से आप सब अभिनंदन करिए। आपकी भुजाएं, आपका हाथ मजबूत होगा और आप सब मजबूत स्थिति में आप सब अपने आप को गौरवान्वित। दैनिक जागरण में सिटी इंचार्ज हैं और विगत कई वर्षों से जोरदार तालियां बता रही हैं कि आपने कितनी मेहनत से, और उस समय जब विषम परिस्थितियां थी तब आप आते थे और पत्रकारिता के और बहुत ही मुश्किल भरे गृह कार्य में ईशा अरोड़ा काम करती हैं। जब उन्हें विषम परिस्थितियों में कहीं पर भी जाना होता है, राष्ट्रवादी पत्रकारिता के रूप में जानी जाती हैं। और आपके पिता हम सब कलम के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से सतत आगे काम करेंगे। हिंदुस्तान के सिटी इंचार्ज राकेश तिवारी जी से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि हम लोगों के मध्य में राकेश तिवारी जी हैं, तो आइए। चमन शर्मा जी लगातार सतत डिजिटल में यूपी में आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे कुछ पत्रिकाओं के भी बंधुओं को हमने बुलाया है। हमारे मध्य में डॉक्टर ललित उपाध्याय जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि विगत 15 वर्षों से पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, आप मंच पर आए तो बोलते हुए नजर आते हैं। बच्चों के मन की बात को जानने वाले हमारे मध्य में श्रीमान निश्चल शर्मा जी हैं, तो मैं निश्चल जी को निवेदन करूंगा का चित्र दें। आपके पिताजी आदरणीय विनोद शर्मा जी पूर्व प्रधानाचार्य जी हैं और विद्या भारती में विगत वर्षों से जुड़े रहे। पत्रिका में आपका भी सहयोग रहता है। मैं बहुत युवा पत्रकार है नीरज शर्मा जी दूरदर्शन से हैं, तो मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि नीरज जी मंच पर आए। अगर सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। और कुलपति महोदय, हम सब ने मिलकर विश्व संवाद केंद्र और हमारी विभाग की टोली, महानगर की टोली ने तय किया कि हमारे बहुत सारे स्तंभ के वो पूर्व प्रचार प्रमुख, जिन्होंने हम सबका हौसला बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने हम सबको आगे करने का, नवीन प्रेस, आप भी पूर्व प्रचार प्रमुख रहे हैं, आप भी आइए और मंच पर मैं निवेदन करूंगा। दिल्ली से आए हैं तो हम लोग चाहेंगे कि दिल्ली हम लोगों के लिए दूर ना रहे, दिल्ली करीब रहे, दिल के पास रहे, इसलिए अभिनंदन, स्वागत। और ऐसे हरिगढ़ ने 5 जन को हम सबके अंदर और उनके शब्दों को हम सबको अंदर लाने का काम किया। राजेश पांचजन जी 40 वर्ष पहले पड़ गया राजेश पांचजन ने, यानी जैसा व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, उसी तरह से आपका नाम पड़ गया और हम सब नाम के माध्यम से जानते हैं। आज आपका स्वागत है। और ये जो हमारे सभी पूर्व प्रचारक हैं, पूर्व प्रचार प्रमुख हैं, सबका हमने स्वागत किया है। माननीय विधायक बहन जी को आगे ले आइए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। देवर्षि नारद एक नाम जो भगवान स्वयं कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नारद बताती है अपने आप को। आप हमने अपने करैक्टर को मानना छोड़ दिया है। फिल्मों में देख देख कर जो हमने नारद जी की एक
इमेज बनाई है वो आपको मालूम ही है, लेकिन आप नारद पुराण पढ़िए। ज्योतिष, तंत्र, कल्प, गणित क्या नहीं है उसमें। नारद जी बताते हैं रेखा गणित का निर्माण या रेखा गणित का आविर्भाव धनुर्विद्या से हुआ है। किस एंगल पर तीर जाएगा, ऊपर नीचे कितना अंश है उसका, उससे आपका रेखा गणित तैयार होता है। ये कौन बताता है? नारद जी। प्रतिष्ठा की जौहर कुंडों में कूदों ने दिया सत्व, गुरुओं और गुरुपुत्रों ने जिसमें चिरबल्लानी भर दिया तत्व। हमारे देश की मातृशक्ति के अपने शौर्य का, अपने सतीत्व का परिचय देते हुए वो हम सब के बीच में हम सबको बताने का काम करती हैं कि हमारी जो गौरव गाथा है वो रानी पद्मिनी से है, रानी हाड़ा से है, रानी दुर्गावती से है। जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों को ने दिया सत्व, गुरुओं और गुरुपुत्रों ने जिसमें चिरबल्लानी भर दिया तक। वो शासक हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? उसके गंगाधर शिवशंकर क्या ले समाधि हो जाएंगे? उसके पुष्कर, उसके प्रेम। आप सब ऐसा नहीं चाहते। यदि आप सब ऐसा नहीं चाहते तो आप सबको जगना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा, दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा। आइए कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा, निवेदन करूंगा हमारे मध्य में। आज हम जिस विषय पे एकत्रित हुए, ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन केवल सीमाओं पर लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये हमारी माँ बहनों की मांग के सिंदूर की रक्षा का संकल्प था। ये उन बहादुर सैनिकों की कहानी है जिन्होंने न केवल अपनी जान की बाजी लगाई बल्कि ये सुनिश्चित किया कि दुनिया का कोई भी षड्यंत्र हमारी मातृभूमि की मर्यादा को भंग न कर सके। नारद जयंती के पवित्र कार्यक्रम में हम सब लोग आमंत्रित हैं और इतनी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मन गदगद है। अभी जैसे मेरे सहयोगी राजनारायण जी बोल रहे हैं कि पीछे खड़े हुए कार्यकर्ता का बहुत बहुत आभार है और विशेष आभार हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री हितेश शंकर जी, हमारे गुरु हैं, मीडिया गुरु हैं। मैंने एक बार फ़ोन किया था, भाई साहब आपका समय मिल जाएगा? बोले 1 मिनट रुको, तो एक पेज पलटा तो डायरी का, बोले नोट करिए। ये मतलब हमारे अलीगढ़ के प्यार है आपका, और ये इसका आभार हम जता नहीं, शब्दों से नहीं बता पाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब के वैष्णव जी, आदरणीय वीसी साहब, आपने समय दिया, तुरंत समय दिया आपने। इसके लिए मैं अपनी विभाग कार्यकारिणी, विभाग प्रचारक जी, विभाग कार्यवाह जी, काफ़ी आभार है आपका। और विभाग प्रचारक जी ने बोला था कि खुल के कार्यक्रम होना चाहिए। मीडिया के लिए आपका बड़ा सहयोग है विभाग प्रचारक जी का। महानगर कार्यकारिणी में हमारे विभाग, महानगर के प्रचारक जी, महानगर कार्यवाह जी, त्रिदेव हैं, तीनों महानगर कार्यवाह जी हमारे बार टच में थे। बोले भूपेश जी आप चिंता ना करें, सभी लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। और माननीय सह संचालक जी ललित जी भाई साहब, मतलब पिता की तरह, बोले करो करो करो, मैं आऊँगा। और पूरा आशीर्वाद हमें दिया है। और मतलब हम करें भाई साहब क्या होगा, कैसे होगा? बोले सब हो जाएगा, क्लार्किन को बुक करिए, सब हो जाएगा। मैं पैसे वैसे, बोले सब हो जाएगा। तो ऐसी आपकी महान कृपा है अपने माननीय सह संचालक जी की। और आज ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर विषय आदरणीय हितेश जी भाई साहब ने दिया है, इस सबको हम अपने अंदर लेकर जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी बात हो रही थी कि नारद जी के बारे में विभिन्न प्रकार की विसंगतियों भरी बातें की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात सच है कि हमें वाकई में उनके असली चरित्र को समझना चाहिए, क्योंकि मेरी माता जी बहुत धार्मिक महिला थी और अम्मा मुझे भागवत से और विभिन्न पुराणों से, विभिन्न रिलीजियस टेक्स्ट से छोटी छोटी कहानियाँ बचपन से सुनाती आई हैं।
तो वो जो कहानी सुनाती थी, जिनमें जब भी नारद जी का जिक्र होता था तो नारद जी जब भी कहीं एंट्री लेते हैं तो उनके मुंह पर 2 शब्द होते हैं, नारायण नारायण। तो मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति जो बात की शुरुआत ही नारायण के नाम से कर रहा है, वो अवश्य ही जो भी बात करने जा रहा है उसको बिल्कुल सही रूप में और सही सोच के साथ और सही मंतव्य के साथ ही करने जा रहा होगा। तो इसलिए मेरी उनको नमन है। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, हम सब कहते हैं कि ये आत्मनिर्भरता का हमारा सोपान था, हमारे देश ने इतने गौरव का काम किया और ये प्रतिबद्धता थी हमारे देश की कि हम भारत के सारे नागरिकों का सम्मान और उनके शौर्य का और उनको सेफ रखने की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक तथ्य जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नारद जी के चरित्र के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ बहुत जुड़ा है, वो है कि इस लड़ाई में, इस ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत ही गंभीर चर्चा और एक विषय आया है जो कि शायद हमें उस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए। वो है कूटनीति, मतलब डिप्लोमेसी। तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक इसमें हमें देखने को मिला। तो जब हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी या व्योमिका सिंह जी जब आई मंच पर और उन्होंने उद्बोधन दिया, उन्होंने इस बात को रिप्रेजेंट किया सेना को, तो हमने उन सारी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रखा जो कि किसी प्रकार से जिनको आघात पहुँचा था, और हम एक तरह से एक डिप्लोमेटिक मैसेज दे रहे थे विश्व को, अपने दुश्मन को, कि देखिए हमारी महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, आपने हमारी महिलाओं के साथ इतना बड़ा आघात किया तो हमारी महिलाएं ही आपको जवाब देने के लिए आगे आती थी। तो मैं तो उसको मास्टर स्ट्रोक ऑफ डिप्लोमेसी मानती हूँ। और ऑफ कोर्स नारद जी भी डिप्लोमेसी के मास्टर स्ट्रोक थे। मेरे शंकर जी हैं, मुझे लगता है उनकी शादी कराने में नारद जी का बहुत ही बड़ा सहयोग था, तो मैं तो उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आज ब्रह्मांड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती पर हम ऑपरेशन सिंदूर की महिमा मंडन के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। आज के अवसर पर 2 आयाम हैं। पहला आयाम देवर्षि नारद जी, अलग अलग रूप में नारद जी को अलग अलग समय पर व्याख्यापित किया गया है। मेरा मानना है कि ब्रह्मांड के पहले सूचना तकनीक विशेषज्ञ देवर्षि नारद जी थे। कितना बड़ा तंत्र उन्होंने विकसित किया होगा यदि वर्तमान परिदृश्य के सापेक्ष हम देखें। तंत्र से मेरा मतलब इस बात से है, जैसे अभी हमारे बीच हितेश जी बैठे हुए हैं, पांचजन जैसी महान पत्रिका का संपादन कर रहे हैं विगत कई वर्षों से। स्वयं तो भ्रमण करते ही हैं, लेकिन कितनी जगहों से सूचना एकत्रित करते हैं। और अभी कुछ समय पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हमें बताया गया कि नारद जी न केवल पत्रकार थे, गणितज्ञ भी थे, विशेषज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे। मैं उनकी सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके देखता हूं कि वो सबसे बड़े और सबसे पहले सूचना तकनीक विशेषज्ञ थे। एक स्थान पर रहते हुए दूसरे स्थान की सूचना बहुत ही अत्यल्प समय में, यानी मन की गति से पा लेना, उसकी एनालिसिस कर लेना और उनको कहाँ किस समय उपस्थित होना है वहाँ पर उपस्थित होना, और जो ब्रह्मा जी ने रचा था, ईश्वर ने जो रचा था, वो घटित कराने के लिए अलग अलग लोगों को जा करके समझाना कि आप ये करिए, आप ऐसा करिए। चाहे शिव पार्वती विवाह हो, चाहे राम जानकी विवाह हो। यदि हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करें तो राम जानकी विवाह में भी एक वर्णन आता है कि एक समय था जहां पर जानकी और राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। उस क्षण को टालने के लिए नारद जी ने छल किया।
जो सामान्य रूप में लोग कहते हैं, मैं कहता हूं उन्होंने ब्रह्मा की इच्छा को पूरा किया, इसलिए वो विधान रचा। और अभी वर्तमान में यदि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, दो परिदृश्य है। एक है हमारे देश के जवानों का, वो चाहे हम नारी शक्ति हो, हमारी बहनें हों या हमारे भाई हों। कुछ लोग परोक्ष से लड़ाई कर रहे थे, कुछ लोग अपरोक्ष में लड़ाई कर रहे थे, और उनके साथ पूरा देश खड़ा था। जब देश की बात आती है तो हम जाति, धर्म, मजहब, इन सब से ऊपर उठ करके देश की बात करते हैं। हर बार जब देश के ऊपर कभी इस तरीके की घटना हुई है तो पूरा देश एक मत, एक स्वर के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। 144 करोड़ की आबादी, सारे लोग एक स्वर से बोले, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कितने देशों को मिला दे तो शायद उनकी आबादी भारत के बराबर नहीं है। इतने सारे लोगों में, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, हर राजनीति की अपनी विचारधारा है, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी विचारधारा है। लेकिन जब बात देश की आती है तो चाहे 1989 की बात रही हो, माननीय अटल जी के समय की, जब दूसरी बार परमाणु विस्फोट किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, तब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। 1948 से लेकर जब जब युद्ध हुआ, चाहे पाकिस्तान से चाहे चीन से, तब तब देश एक साथ रहा। और हमारी सेनाओं का, उनके आत्मगौरव की तो कोई कल्पना ही नहीं करने लायक कि वो किस स्तर तक जा करके अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें भी सूचना तकनीक और तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस पार गए ही नहीं और सारा काम तमाम कर दिया। देश प्रेम हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे समाज की बात हो। देवर्षि नारद जी की बात करें हम दोबारा फिर से, तो देवर्षि नारद के विषय में अलग अलग स्तरों पर उनका जो आचरण था, जो चरित्र था, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया है। और चाहे हम अपने धर्म की बात करें, हर जगह, चाहे एक अच्छे मनुष्य की बात करें, सबसे आवश्यक चीज है संस्कार, और उसमें सबसे आवश्यक है जो नारी शक्ति हमारे बीच बैठी हुई है। हमारा तो योगदान है ही, क्योंकि परिवार चलाने में दोनों साथी होते हैं। जितनी हमारी बहनें हैं, सबसे पहली शिक्षक, सबसे पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। बच्चे का मस्तिष्क उस समय इतना विकसित नहीं होता है, वो स्पर्श से सबसे पहले पैदा होने पर, जन्म पर स्पर्श से सीखता है। उस समय से लेकर यदि हम उसको संस्कार पर दें तो शायद बहुत सारी भ्रांतियां जो हमारे अपने विषय में इस समाज में फैली हुई है वो दूर हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए गर्व की बात है। जगह जगह हमने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, चाहे जो भी धर्म के लोग हों, सब लोग एक साथ रहे हैं। और आगे भी यदि भविष्य में इस तरीके की कोई बात हुई तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम सब लोग एक साथ खड़े होकर इसको आगे बढ़ाएंगे। नारद जी के संवाद की, नारद जी के गुणों की जब बात करते हैं तो नारद जी यानी ज्ञान, नारद जी यानी नैतिकता, नारद जी यानी मन की गति, नारद जी यानी संवाद की शुचिता, नारद जी यानी संतुलन, नारद जी यानी असुर और सुर यानी मतभेद रखने वालों के बीच में भी संवाद की शक्ति।
और सबको जोड़कर देखें तो नारद जी यानी क्या? तो नारद जी यानी लोक मंगल की कामना। पत्रकार उससे अलग नहीं हो सकता। ये तो गुणों के आधार पर हुआ, परंतु हम पौराणिक आख्यानों के आधार पर देखें तो एक नारद जी की बहुत दिलचस्प कहानी मिलती है। जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या को कामदेव ने भंग करने का प्रयास किया, तपस्या भंग नहीं हुई। उसके बाद नारद जी को थोड़ा अहंकार हुआ, वो पहुँचे महादेव के पास। महादेव समझ तो गए, मगर उन्होंने विष्णु जी के पास पूछा कि इस अहंकार का उपचार करना आवश्यक है। और विष्णु जी जैसे परीक्षा लेते वैसे उन्होंने परीक्षा ली। विश्व मोहिनी के पास जब भेजा तो नारद जी गए, तो नारद जी का रूप थोड़ा परिवर्तित कर दिया, और विश्व मोहिनी ने जिसे वरा वो विष्णु जी थे। बाद में नारद जी को पता चला कि मुझे ये वानर रूप दे दिया, तो कुपित तो हुए बहुत और श्राप दिया विष्णु जी को। यानी पत्रकार जब कुपित होता है तो उंगली कहीं भी उठाने से नहीं चूकता है, परंतु उसके साथ ही कहा कि आपने मुझे वानर बनाया है, मगर इस वानर के बिना आपका आगे चलकर कल्याण नहीं होगा, और आपको आगे पृथ्वी लोक में जब आप जाएंगे तो ये वानर ही, आपको भी ऐसा स्त्री वियोग सहना पड़ेगा, और इन वानरों से ही आपकी भी मुक्ति होगी। तो आज जब इस सभागार में देखता हूँ तो सब केसरिया दिखता है, और फिर एक चेहरा ध्यान आता है कि लाल देह लाली लसे और अरिधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। और जब ये बोलते हैं तो जो चित्र आता है उस पर प्रसाद एक ही चढ़ाया जाता है, और वो है सिंदूर। और वो जो सिंदूर है, वो जो सिंदूर है उसमें शुचिता भी है, सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है। शक्ति के साथ एक धैर्य भी है, और उस प्रतीक रूप में ये बहुत छोटे में कहूँ, अभी जैसे संगीता जी ने कहा कि जब शक्ति जागती है और उसके साथ समझ भी होती है, तो लंका खत्म करने की शक्ति है, मगर अभी समझना है, वो समझना है कि अभी केवल अशोक वाटिका उजाड़ी है। आज भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2.5 मोर्चे का युद्ध है। चीन भी है और पाकिस्तान भी है, एक मोर्चा घर के भीतर भी खुलता है। बाहर वालों को निपटाने की बहुत शक्ति है, मगर तीसरे मोर्चे की शक्ति जो है, जो 2.5 मोर्चे पर जो मोर्चा लेना है, वहाँ आकाश और ब्रह्मोस नहीं चलाने हैं, वहाँ आप और हम ही हैं। और तकनीक की वो शक्ति है कि 100 करोड़ के चैनल के सामने जब एक 8,000 रुपये का मोबाइल लेकर एक युवक या युवती खड़ा हो जाता है और बताता है कि असल बात क्या है, देश की बात क्या है, सच क्या है और इस समय होना क्या चाहिए, तो वो शक्ति आज हम सबके पास है। और इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया में भी मठाधीशी के दिन गए, जैसे अलग अलग जगह पर राजनीति में परिवारवाद के जैसे दिन गए, उसी तरह से मीडिया में मठाधीशी के दिन गए। और आज सही गलत की छान फटक करने की ताकत तकनीक ने हम सबको दी है। और यदि राष्ट्रीय विमर्श में कुछ कोई टेढ़ा मेढ़ा काम करने की कोशिश करता है, फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करता है, तो ये किसी संपादक की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, किसी मीडिया घराने की एक जिम्मेदारी नहीं है, या जिसे पत्रकार के तौर पर आप जानते हैं केवल उसका ये काम नहीं है। आपने भी स्मार्टफोन ले रखा है, मगर ऐसा ना हो कि फ़ोन ज़्यादा स्मार्ट है और हम ज़्यादा बुद्धू हैं। ये हमारे काम करने का मोर्चा है। आज इस विमर्श की लड़ाई में कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें की। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने शेयर बाज़ार का एक
स्क्रीनशॉट डाला कि एक चीनी हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी के शेयर ऊंचे उठे हैं और राफाल के शेयर इस बीच में ऐसे नीचे गिरे हैं, तो इसका मतलब हम हार गए, ये कहना वो चाह रहे थे। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि शेयर बाजार की कैंडल स्टिक से नहीं, युद्ध मिसाइलों से लड़े जाते हैं, और शेयर बाजार के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए चीनी कंपनियां कितना पीआर करती हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि भारत में मीडिया में भी पैसा लगाने से चीनी कंपनियां पीछे नहीं थी। न्यूज़ क्लिक जैसी एक कंपनी के पीछे पैसा लगाया था, वो कंपनी भी बहुत सादी कही जाती थी। 5 एजेंडे से बोल रहे हैं, इसलिए हमें कोई नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। कहते थे कि बहुत सादगी से वहाँ काम होता है। करीब 23 करोड़ रुपए उसमें चीनी कंपनी ने लगाया था। एक 9वीं क्लास पास बालक को उसके खर्चे में दिखा रखा था कि कई करोड़ रुपए वो वेतन देते थे। काम क्या था? खबरों के माध्यम से चीनी एजेंडा को आगे बढ़ाना। अभी कल एक यूट्यूबर पकड़ी गई है, वो चैनल चलाती थी और चैनल नहीं चलाती थी, चैनल कम चलाती थी। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी एजेंडा ज़्यादा चलाती थी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मगर ऑपरेशन सिंदूर के विशिष्ट संदर्भ में ऐसी कुछ बातें अवश्य होंगी जो हम सबको कहनी चाहिए। हमारे पास हमारे फेसबुक पोस्ट पर हो सकती है, ट्विटर पर हो सकती है, हमारे अपने प्रकाशन में हो सकती है, अपने मध्य में जो बैठकें हैं उसके बीच में हो सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं कि ये स्थगन नहीं है, ये अल्प विराम का समय। अभी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि शायद 18 मई तक ही ये ऑपरेशन सिंदूर विराम है, और शायद उनकी धुकधुकी बड़ी हुई थी, मगर इस बीच में प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पूरी चल रही है। तो उस प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के सामने रखने वाले कुछ बिंदु हैं जो हमें अवश्य रखने चाहिए। उन बिंदुओं को अगर मैं कहूँ तो पहला बिंदु ये है कि हमें इस बात को करना चाहिए कि ये जो युद्ध था और जो युद्ध जारी है उसमें भारत जिस जगह पर टिका हुआ है वो नैतिक आधार है। भारत से भिड़ने वाले के पास नैतिकता नहीं है। नैतिक मॉरल विक्ट्री हमारी उसी समय शुरू हो गई थी जब दूसरे ने मर्यादा तोड़ी थी, पहलगाम की घटना के समय। और दूसरी चीज़ है सटीकता। इस सटीकता से, इस प्रिसीजन के साथ, आपने देखा कि गाज़ा की बात हो या यूक्रेन की बात हो, वहाँ आप जिस तरह का चित्र देखते हैं, निरीह लोग नहीं, हमारा जो निशाना है वो निशाना है और अपना लक्ष्य भेदने की क्षमता भारत के पास है। इस प्रिसीजन की बात, डॉक्टर साहब बैठे हैं और दयालु चिकित्सक है, उन्हें पता है कि जरा सी चूक से नीचे वाले ऊपर पहुंच जाते हैं। तो भारत ने जो ऑपरेशन किया उसमें सटीकता की बात में CIHS की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हम सबको देखनी चाहिए। भारतीय सेना ने 14 आतंकी शिविरों को विनष्ट किया है और उसके साथ लश्कर और जैश के 3 लॉन्च पैड इस बीच में तबाह किए हैं, और साथ ही साथ ISI के 2 कमांड सेंटर ख़त्म किए हैं। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि इंडिया रिस्पॉन्ड्स विद प्रिसीजन टू LET प्रोवोकेशन, एलिमिनेट्स क्रॉस बॉर्डर टेरर लॉन्च पैड्स। यूके टाइम्स में भी एक इसी तरह की बात थी जो भारतीय पक्ष की पुष्टि कर रही थी। इंडिया ड्रॉज न्यू रेड लाइन अक्रॉस LOC विद सर्जिकल प्रिसीजन। ये भारतीय पक्ष की बहुत बड़ी जीत है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पुष्टि कर रहा है। हम सबकी जानकारी में ये होना चाहिए। दूसरी चीज है पाकिस्तान की सैन्य संरचनाओं की जो क्षति हुई है। अभी तक तो ये था कि सबूत दिखाओ, हमारे यहाँ के भी कुछ लोग जो थे वो ऐसी बातें बाद में बोलते थे, मगर वहाँ के प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि रात को 2:30 बजे मुझे सेना अध्यक्ष ने उठाया कि नूर खान एयरबेस। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा वही बोलेंगे। और जो तीसरी चीज़ है इसमें, इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर आई, पहले जो सिलेक्टिव टेक्स्ट थे उसमें था, पाकिस्तान एयरफोर्स बेस सफर्स डैमेज
मिलिट्री रिफ्रेन फ्रॉम एस्केलेशन, उन्हें पैर खींचने पड़े। क्योंकि एक चीज़ होती है, नूर खान एयरबेस के बारे में मैं थोड़ी सी और बात करूँगा। नूर खान एयरबेस मतलब कहा जाता है कि उसके पास ही सारी जो सबसे महत्वपूर्ण उनके आयुध हैं, जिसकी वो बार बार धमकी देते हैं, उस धमकी के पास जाके जो नस काटने का काम होता है वो भारत ने किया। वो धरती में 20-30 मीटर नीचे उसको स्टोर करने का एक जगह बनाई जाती है, और उसकी अगर एंट्री और एग्जिट बंद कर दो तो वो वहीं दफन है, उसका कुछ कर नहीं सकते, वहाँ जाना भी खतरनाक है। भारत ने इस सटीकता के साथ ये काम किया है। उसमें तीसरी जो चीज़ है वो है पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता में वृद्धि। हमने कुछ बलूच नेताओं से बात की थी इस बीच में, अगर आपने देखा हो, भारतीय मीडिया में और किसी ने की हो नहीं, पांचजन्य ने बात करके उन बलूच नेताओं के साक्षात्कार आपके लिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो पांचजन्य ने आपके पास पहुंचाया। और उस समय बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में भारत की कार्रवाई के बाद वहाँ के शासन से जो लोग त्रस्त हैं वो बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा वहाँ के मोर्चे पर लड़ाई चलती रहेगी, मगर हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई जो है हम वो आरंभ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने स्वतंत्रता के दावे भी किए, मगर उन दावों का पुष्ट होना या स्थिति का साफ होना अभी बाकी है। मगर ये बात है, पक्की है कि पाकिस्तान एक विखंडन की प्रक्रिया से इस बीच में गुजर रहा है। एक और अगली बात है, मैं उस समय हमने पांचजन्य में न्यूज़ शॉर्टिंग के लिए एक अलग व्यवस्था लगाई थी। एक तरफ हम पाकिस्तान के रेडियो चैनल्स को सुन रहे थे और दूसरी तरफ उनके यूट्यूब्स को स्कैन कर रहे थे। तो जैसे किसी के चोट पड़े मगर वो हंसता हुआ दिखने की कोशिश करे, इसलिए लड़ाई के बीच में कई सारी जगह पर डिस्को के गाने बज रहे थे उनके यहाँ पर। और जब चोट ज़्यादा गहरी हुई तो कौमी तराने और वतन परस्ती के नगमे अगले दिन बजने शुरू हुए। मगर YouTube में एक ख़ास बात देखने में आई कि YouTube में सारे जो लाइव करते थे बहुत ज़्यादा, वो सारे लाइव रोक दिए गए थे। वहाँ का जो नियंत्रण था कि अंदर की जो बात है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर उसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और सबने कहना शुरू किया कि हमने अटैक का जवाब तो दिया ही है, भारत ने जो किया, हमने ऐसा साइबर अटैक किया है कि बीजेपी की वेबसाइट हैक है, रिजर्व बैंक की वेबसाइट हैक है, जो पेमेंट सिस्टम है वो गिर गया है। सारी जो उन्होंने चीज़ बताई हमने स्कैन किया, और हमने जब स्कैन किया तो हमें पता चला कि चीज़ थोड़ी उल्टी है। और CERT इन और जो हमारा रॉ ने जो टारगेट किया, उसके बाद पाकिस्तान में उस समय बड़ी भारी हाहाकार की स्थिति थी। और वो जिन फाइल्स और एक्सटेंशन को भेज रहे थे वो हमारी मीडिया ने बहुत टाइमली सब लोगों को अलर्ट किया। उस समय एक पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार हैं मीर साहब, उन्होंने एक लाइन कही, वो यहाँ उल्लेख करने लायक है। साइबर ब्लैकआउट फ्रॉम पिंडी टू कराची नेवर सीन बिफोर। ये एक ऐसा मोर्चा था जिस पर भारत ने खाली हमला ही नहीं किया, बहुत अच्छे से पटखनी दी है। भारत की उस शक्ति के नाम आपको ताली बजानी चाहिए। इसमें जान माल की क्षति नहीं दिखती, आसमान में जाती हुई मिसाइल नहीं दिखती, मगर पूरी अर्थव्यवस्था को एक दबाव में आने वाला काम, एक अराजकता में जो स्थिति भारत में पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम उस समय भारत ने किया। एक और चीज़ थी कि भारत के पक्ष में इस पूरे समय के दौरान, अगर तुर्की और चीन की बात करें तो तुर्की के मन में खिलाफत की अलग एक इच्छा है, सऊदी की बजाय मुस्लिम जगत का खलीफा मैं होना चाह रहा हूँ। और
चीन के मन में एक सौदेबाजी है अपने बाजार के लिए, उसका रास्ता जो है वो वहाँ से होकर गुजरता है। CEPC को अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो जो 25,000 किलोमीटर का रास्ता है, मैं जब चीन गया तो उनसे इसके बारे में मैंने बात की कि इतना लंबा रास्ता है, इतना तो तुम माल नहीं भेजते हो, तो माल से ज़्यादा साम्राज्य विस्तार की उसकी साथ इच्छा जुड़ी हुई है। और तुर्की का तो थोड़ा इलाज भी कर दिया हमारे लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 की लड़ाई में जो तीसरा बोलता है उसके लिए भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खलीफा मत बनो। तो तुर्की का थोड़ा इलाज तो हमारे व्यापार मंडलों ने भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और पाकिस्तान का अलगाव, ये साफ साफ दिखा। फ्रांस और जर्मनी ने भारत के आतंकवादी विरोधी प्रयासों का खुलकर समर्थन किया। US का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा इंडिया हैज़ ए राइट टू डिफेंड इट्स सिटीजन फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वेंस ने भी सीधा कहा कि आपस का मामला आप जो किया है वो भुगतो, क्योंकि वेंस उस समय यहीं पर थे जब ये हमला हुआ पहलगाम वाला, तब वो देख कर गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तानी मीडिया के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक स्वीकारोक्ति भी दिखती है और एक भय भी दिखता है। एक नहीं, वहाँ के कई सारे जो वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक थे उन्होंने टीवी डिबेट्स में भारत की बढ़त को साफ साफ स्वीकार किया है। ARI न्यूज़ एक बड़ा चैनल है, उस पर ऐसे दृश्य देखने को है। एक हसन अली है, उन्होंने कहा कि भारत ने रणनीतिक गहराई में घुसकर हमारी कमज़ोर नसें पहचान ली हैं। जियो टीवी, दुनिया न्यूज़, बाकी जो चैनल्स थे उस पर भी जब एक जो इनिशियल गैप था उसके बाद जब खबरें आनी शुरू हुई तो पाकिस्तानी असमर्थता कैसे उजागर हुई है उसके बारे में वो चर्चाएं खुलने लगी। और अब आप आज के समय में देखेंगे तो धीरे धीरे परतें हट रही हैं और डिबेट्स का स्वरूप बता रहा है कि भीतर क्या क्या चल रहा था। भारतीय जनसामान्य और मीडिया का मनोबल इस समय उच्च रहा और मैं तो कहूँगा कि कई बार ज़्यादा उच्च रहा। नारद जी से भी गलती होती है। नारद जी जब विश्व मोहिनी के पास पहुंचे थे तो थोड़ी गलती हुई थी, मगर ऐसा नहीं है कि कूटनीति काम नहीं करेगी, केवल अस्त्र काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सुबह तक इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम 2:30 बजे रात तक लाहौर पहुंच जाएंगे। युद्ध के मोर्चे पर सेनापति और राष्ट्र की नीति के कर्णधार जो देश हित में सबसे सही है, उतना नाप तोल के जैसे लक्ष्य को चिन्हित करना होता है उसी तरह से नाप तोल के कदम भी बढ़ाना होता है। तो वो काम भारत ने किया है। और पाकिस्तान के मैं एक चीज़ जो उस समय देख रहा था, शायद आप लोगों ने देखा हो, जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा से पहले दोपहर के समय पाकिस्तान के लिए शायद इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना हुई और उसका विश्लेषण नहीं हुआ। वो घटना ये थी कि पाकिस्तान की संसद का एक सत्र विशेष बुलाया गया और उस विशेष सत्र में 2-3 महत्वपूर्ण एंगल्स मुझे दिखाई दिए न्यूज़ के। 2 लोगों ने तो मौजूदा नेतृत्व के प्रति आशंका, अक्षमता, ऐसा संदेह प्रकट किया। साथ ही जो जेल में बंद है इमरान खान, उसके वजह से उसके पीछे सारी पब्लिक लामबंद है, ऐसी बात भी उस सदन में सुनाई दी। यानी कि जो रूल कर रहे हैं जनता उनके साथ नहीं है, ये आवाज़ सुनाई दी। साथ ही इमरान खान को जेल में मारा जा सकता है, ये भी बात उनकी संसद में उस दिन कही गई। फिर एक और बात आई, शायद शहजाद या कुछ ऐसा नाम था उस व्यक्ति का, मगर उनके एक सांसद आए और कहते कहते पहले तो सॉलिडेरिटी की बात कही, मगर अंत में उन्होंने कहा कि अगर एक शेरों का झुंड होता है और नेता अगर उसका गीदड़ होता है तो हार हो जाती है, और गीदड़ों का झुंड होता है और नेता शेर होता है तो जीत हो जाती है। हमारा प्रधानमंत्री गीदड़ है, ये मोदी का नाम लेने से डरता है, ये उस देश की संसद में कहा गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि लाइव को अब अपडेट में जब लेंगे तो शायद ये दृश्य दिखेगा, मगर उसको फौरन काटा गया। वहाँ पर बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट
सिस्टम जो था मीडिया का, कि इससे पाकिस्तान की पूरी कहानी सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। एक और जनजातीय नेता बुजुर्ग थे, वो खड़े हुए, उन्होंने एकता की बात की, सब एक साथ हम लड़ेंगे, इसकी बात की। मगर दो चीज़ें उनके भी कथन में मुझे देखने में आई। सिंध से एक हिंदू व्यक्ति था, मगर हिंदुओं को जितना बुरा कह सकते उतना बुरा पाकिस्तान में कहा गया। और बाद में वो हिंदू नेता जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो उससे पता चला कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसी स्थिति में वहाँ हिंदू रहते हैं। और हिंदू और यहूदी के लिए अपशब्दों का खुले शब्दों में वहाँ पर जो जिस तरीके से प्रयोग हो रहा था, उसने बताया कि दुनिया में इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, मगर वास्तव में दुनिया के लिए बड़ी चिंता काफिरोफोबिया है। इस काफिरोफोबिया के विमर्श को खड़ा करने की जगह उस दिन पाकिस्तान की संसद ने आपको दी है, उनके नेताओं के कथनों में दी। उसी बुजुर्ग नेता के कथन में एक और बात आई जिसने सबसे बड़े भ्रंश रेखा यानी कि फॉल्ट लाइन को सामने ला दिया। वो मुझे लगता है कि वैसा कथन वो बलूचिस्तान की तरफ के लोगों के लिए भी एक प्रासंगिक है, जो कब्जाया हुआ एक और हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान, वहाँ के लोगों की भी पीड़ा होगी। उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र में तेल खूब निकाला जाता है, गैस खूब निकाली जाती है, मगर हमें कोई सब्सिडी, कोई रियायत नहीं मिलती। मगर खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे कि कल को हम भी हथियार पाकिस्तान के खिलाफ उठा लें। ये सदन में खड़े होकर सॉलिडेरिटी के डिबेट में ये बातें बोली जा रही थी। और मैं एक तथ्य बताना चाहता हूँ आपको। आज का पाकिस्तान का अगर नक्शा देखेंगे तो उसमें दो चीज़ों को चिन्हित कर लीजिए, एक POJK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और दूसरा बलूचिस्तान। तो कुल क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये उसका आधे से ज़्यादा है, करीब करीब 55% ये हिस्सा बैठता है। और इस आधे हिस्से के बारे में और दिलचस्प बात ये है कि ये वास्तव में पाकिस्तान का है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब ये है कि जो ऑक्यूपाई किया है भारत से, वो तो भारत को छुड़ाना ही है, उसकी तो एक कहानी आप जानते ही हैं। मगर बलूचिस्तान के जो सरदार थे, सरदार कलाल, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने से पहले, वो 14 अगस्त की बात करते हैं, हम 15 अगस्त मिडनाइट की बात करते हैं, मगर बलूचिस्तान का एक क्षेत्र तो 11 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था। एक संधि की बात थी, मगर संधि से पहले ही कैप्चर कर लिया गया, इसलिए संधि हुई नहीं। इसलिए इस क्षेत्र पर पाकिस्तानी कब्जा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में अभी भी अवैध है। और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में एक और खास बात बताता हूँ। आप कुछ लोग कानून के जानकार अवश्य होंगे यहाँ पर। वहाँ से एक व्यक्ति शायद 94 या 98 का एक प्रकरण है, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गया था मामले में किसी में न्याय मांगने। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये तो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, गिलगित बाल्टिस्तान तो हमारे पास आता ही नहीं है। यानी वहाँ के लोगों के इंसाफ के लिए वहाँ की कोर्ट भी जवाबदारी नहीं रखती, उस क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान को 45% गैस देता है और वहाँ पर खुद गैस नहीं मिलती। खनिज आय का 60% देता है, मगर वहाँ पर 5% भी खर्च नहीं होता। ये वो क्षेत्र है जहाँ हजारों लोगों की अनाम कब्रें हैं, कब मारे गए, कब दफनाए गए, कौन थे, क्या थे, किसके थे, कुछ पता नहीं। ये सारी जवाबदारियाँ पाकिस्तान की सरकार की हैं। और आज वो पुराने समय के सारे जिन्न, जिसे कहते हैं, सिर पर चढ़ के नाचने लगे हैं। तो ये स्थिति भी पाकिस्तान की आ गई है। कुछ लोगों ने पहलगाम में मर्यादा तोड़ी थी। मर्यादा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, मगर जो सोचते हैं टुकड़े टुकड़े और किसी भी मर्यादा का ना ही होना आज़ादी, जो ऐसा सोचते हैं, उन्होंने ऐसा किया था और उनको हमने सबक सिखाया है। क्योंकि
भारत वो ज़मीन है जहाँ धैर्य भी है और शौर्य भी है और मर्यादा उसके केंद्र में है। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो राम जी ने थोड़ा सा एक झलक दिखाई है, और राम को क्योंकि मर्यादा रखते हैं तो वो पुरुषोत्तम है। हमारा आदर्श कुछ और है, बाकी कोई किसी पंथ का हो, मगर भारत ने बताया कि हम रामपंथी हैं, हम धैर्य वाले हैं, हम शौर्य वाले हैं, और समय आने पर जैसा उचित होगा समय काल परिस्थिति के अनुसार वो सबक सिखाने में सक्षम हमारे यहाँ के लोग हैं। इतना कुछ चित्र कुछ बिंदुओं से विचार की झलकियों के माध्यम से आपके सामने रख के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।